नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी एक सीरीज चल रही है राज्य कृषि सेवा परीक्षा के तहत, जो कि 18 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है। विगत वर्ष के प्रश्नों का जो विश्लेषण चल रहा है उसमें करीब हम सभी लोगों ने 65 क्वेश्चन कर लिए थे। अच्छा, ये किस ईयर का है? वर्ष 2013 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसी का विश्लेषण है दोस्तों। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कल हम सभी लोगों ने 64 नंबर का क्वेश्चन किया था। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसी से रिलेटेड कुछ अन्य बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि आप सभी लोगों को आसानी से याद हो सके। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर अर्थात CISS, इसको हम सभी लोग अगर हिंदी वर्जन की बात करें तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात NBRI यह कहाँ स्थित है? यह भी लखनऊ में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम सभी लोग क्या कहेंगे? IISR, यह भी लखनऊ में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स जो है आपका कहाँ स्थित है? इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बात की जाए तो NBFGR अर्थात लखनऊ में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न था कि गुणसूत्रों में कुल प्रोटीन हिस्टोन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसका सही जवाब क्या था? हम सभी लोग कल यहाँ तक के हम सभी लोगों ने कल का जो हमारा वीडियो था उसमें सभी लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। आज हम सभी लोग इसी के आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है? मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों की वंशगत का अध्ययन किया है? कहने का तात्पर्य है जो मेंडल के द्वारा जो मटर पर प्रयोग किया गया था उसमें कुल कितने लक्षणों का अध्ययन किया गया था? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन डी 11। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जिन भाइयों के पास बायोलॉजी वगैरह इंटर में रही होगी वो इस प्रश्न से भली बात परिचित होंगे, या फिर एग्रीकल्चर वगैरह भी रही होगी तो उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, टॉपिक शामिल था, तो उन लोगों को पता होगा। खैर, अगर इसके हम सही जवाब की बात करते हैं तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा 7। मेंडल ने मटर के कुल 7 लक्षणों के वंशागत का अध्ययन किया था, ठीक है। वंशागत का अध्ययन किया था। ये लक्षण कौन कौन से हैं? बीज की आकृति, बीज का रंग, फूल का रंग, फली का जो आकृति होती है, फली का जो पॉट शेप होगा उसका, फूल और फली का स्थान, फ्लावर एंड पॉट पोजीशन, तने की लंबाई, इन 7 लक्षणों का चुनाव उनके द्वारा किया गया था। तो हम सभी लोग बारी बारी से इसको नोट करते हैं ताकि आसानी से आप सभी लोगों को याद हो जाए। बीज आकृति, बीज आकृति हो गया आपका, बीज का रंग हो गया, बीज की आकृति हो गई, बीज का रंग हो गया, फूल का रंग, फूल का रंग हो गया, फली की आकृति हो गई, फली की आकृति हो गई, फूल और फली का स्थान, फूल और फली का स्थान। अगला हमारा क्या हो गया? तने की लंबाई, तने की लंबाई। मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों की वंशगत का अध्ययन किया? 7 लक्षणों का। वो 7 कौन कौन से हैं? आपका ए 1 2 3 4 5 6, 6 लक्षण आपके दिए हुए हैं दोस्तों। और कितने लक्षणों का अध्ययन किया गया था? तो 7 लक्षणों का अध्ययन किया गया था। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण लक्षण कौन कौन से हैं जिनका चुनाव किया गया था? जैसे कि बीज की आकृति, बीज का रंग और फूल का रंग, फली की आकृति, फूल और फली का स्थान, तने की लंबाई, इन कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को देख करके उसका चुनाव किया गया था मेंडल जी के द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई? कौन सी एक दलहनी फसल है? भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति का विकास किया गया? मटर, चना, अरहर या फिर मूंग? तो अगर इसके सही जवाब की बात की जाए तो भारत में दलहनी फसल में अरहर की पहली संकर प्रजाति का विकास किया गया था। वो कौन सी है? तो ICPH 8, इसका क्रिसेट आंध्र प्रदेश के द्वारा विकास किया गया। तो अगर सही जवाब की बात की जाए कौन सा हो जाएगा?
तो आपका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा। अब नोट करते हैं सभी लोग। भारत में दलहनी फसल जो संकर प्रजाति की बात की जाए तो अरहर की विकसित की गई थी, कौन सी है? तो ICPH8 इक्रिसैट आंध्र प्रदेश। ICPH8 इक्रिसैट आंध्र प्रदेश के द्वारा विकास किया गया इसका। तो ICPH8 जो अरहर की पहली संकर प्रजाति है, इसको इक्रिसैट आंध्र प्रदेश के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। और इसकी परिपक्वता जो इसका टाइम पीरियड है करीब 115 से लेकर के 170 दिन है। समय कितना रहेगा इसका? 115 से लेकर के 170 दिन करीब इसकी परिपक्वता का काल रहेगा। और इसकी उपज 14.22 से लेकर के 28.51 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का प्राप्त की जा सकती है। उपज 14.22 से लेकर के 28.51 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास उपज प्राप्त हो जाती है आसानी से। आगे बढ़ते हैं। संकर प्रजाति विकसित करने में नरबंधता लाइन को प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि जो संकर प्रजाति का जब विकास होगा तो उसमें नरबंधता लाइन को प्रदर्शित करती है। आर लाइन, बी लाइन, सी लाइन या फिर ए लाइन। तो ए लाइन दोस्तों मेल स्टेराइल लाइन को प्रदर्शित करती है, जबकि बी लाइन मेंटेनर लाइन को प्रदर्शित करती है और आर लाइन रीस्टोर लाइन को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। संकर बीज उत्पादन में ए तथा आर लाइन का क्रॉस कराया जाता है। यह भी गौर करने वाली बात है कि जब संकर बीज का उत्पादन किया जाता है तो ए और आर लाइन का क्रॉस कराया जाता है। तो आइए नोट करते हैं इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, आपके प्रश्न से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं कौन कौन से हैं। तो जैसे ही जब आपकी इधर नोट कर लेते हैं ए लाइन, एक सारणी बना लेते हैं। इधर नोट करते हैं लाइन और इधर जो भी आपका कह रहा है किसको प्रदर्शित करता है, ठीक है, वो हो गया। तो ए लाइन हो गई आपकी, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। अब ए लाइन किसको प्रदर्शित करता है? तो मेल स्टेराइल लाइन को प्रदर्शित करता है। मेल स्टेराइल लाइन। वहीं जो बी लाइन होती है लाइन मेंटेनर लाइन। और आर लाइन जो होती है किसको प्रदर्शित करती है? तो लाइन रिस्टोरर लाइन को प्रदर्शित करती है। लाइन रिस्टोरर लाइन इसको प्रदर्शित करने का कार्य करती है। संकर बीज उत्पादन में ए तथा आर लाइन का क्रॉस कराया जाता है। यह भी गौर करने वाला बिंदु है दोस्तों। संकर बीज उत्पादन में ए तथा आर लाइन का क्रॉस कराया जाता है। तो एक बार फिर से समझते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। तो ए लाइन का विकास मेल स्टेराइल लाइन, जबकि बी लाइन मेंटेनर लाइन को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। वहीं जो आर लाइन होती है लाइन रिस्टोरर लाइन को प्रदर्शित करती है दोस्तों। और जब संकर बीज उत्पादन की बात हो तो उसमें ए तथा आर लाइन का आपस में क्रॉस कराया जाता है।
तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि इक्रिसैट किस देश में स्थित है। जब इक्रिसैट की स्थिति की बात की जाती है तो यह कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन दिए होंगे भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस या फिर मैक्सिको में स्थित है। तो पहली बात तो इक्रिसैट का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसका फुल फॉर्म हो गया। और कई कई बार दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। यह कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अब हैदराबाद कहाँ आता है? तो भारत देश में आता है। तो इसी के लिहाज से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। तो इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, इक्रिसैट को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यह कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भारत के अंतर्गत। तो आपका भारत सही जवाब हो जाएगा। वहीं IITA की बात की जाए तो IITA है क्या? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। यह कहाँ स्थित है? तो नाइजीरिया में स्थित। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? तो रोम इटली में स्थित है। तो इन सभी को भी हम सभी लोग नोट कर लेते हैं। अगला आपका क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर ये कहाँ स्थित है? तो नाइजीरिया में स्थित है। और अगर बात की जाए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, यह कहाँ स्थित है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ स्थित है? तो रोम इटली में स्थित है। रोम इटली में स्थित है यह। तो इक्रिसैट हैदराबाद में स्थित है और IITA कहाँ स्थित है? नाइजीरिया में। जबकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन एक खरीफ फसल नहीं है। बाकी जो अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत शामिल है मूंगफली, मक्का, अलसी, धान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? अलसी एक खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, जो बाकी जो अन्य है खरीफ फसल के उदाहरण है। अब कुछ खरीफ फसलों की बात की जाए तो ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, मूंगफली, तिल, कपास, अरहर, अरंडी, जूट, ग्वार ये सभी खरीफ फसलों के अंतर्गत शामिल हैं। जबकि रबी फसलों की अगर हम बात करें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, बरसीम, मसूर, आलू, अलसी, तंबाकू, चुकंदर ये सब रबी फसलों के अंतर्गत शामिल है। जबकि जायद फसलों की बात की जाए ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज ये सभी जायद फसलों के अंतर्गत शामिल है। तो इसकी एक सारणी बना लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण नोट कर लेते हैं, कभी कभी इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर इधर हो गया आपका खरीफ फसल,
ये हो गया आपका रबी फसल, ये हो गया आपका जायद फसल। तो इधर हो गई आपकी खरीफ फसलें, ये हो गई आपकी रबी की फसलें, रबी फसलें, जायद फसलें। खरीफ फसलों की अगर बात की जाए तो ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा, मक्का, धान, मूंगफली, तिल, कपास, ये सभी दोस्तों खरीफ फसलों में शामिल है। रबी फसलों की बात की जाए, गेहूं, जौ, चना, गेहूं, जौ, चना, सरसों, गेहूं, जौ, चना, सरसों, बरसीम, मसूर, बरसीम, मसूर, आलू, अलसी, तंबाकू, आलू, अलसी, तंबाकू, ये सभी किस्में हो गए रबी फसलों में शामिल हो गए। जबकि खीरा, ककड़ी, ये सभी किस्में जायद में शामिल हो जाएंगे। खीरा, ककड़ी, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, मूंग, कद्दू, ये सभी क्या हो जाएंगे उसमें जायद फसलों के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। तो आपके प्रश्न में दिया हुआ कौन सा एक खरीफ फसल का उदाहरण नहीं, क्योंकि अलसी रबी फसल के अंतर्गत दोस्तों शामिल है। देख सकते हैं सभी लोग, रबी फसल के अंतर्गत अलसी शामिल है, तो खरीफ के अंतर्गत यह आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 71 क्वेश्चन क्या है आपका, प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग क्या कहलाता है। जो प्रेरित उत्परिवर्तन होते हैं अगर इनका प्रयोग फसल सुधार में होता है तो हम सभी लोग इसके लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं, बहुगुणित प्रजनन, उत्परिवर्तन प्रजनन, या फिर बहुगुणिता प्रजनन कहलाएगा, या उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाएगा, या फिर संकरोज या मॉलिक्यूलर प्रजनन कहलाएगा। तो गौर करने वाली बात यह है कि उत्परिवर्तन जन्य जो म्यूटेशंस होते हैं इनके उपयोग से किसी जीव में म्यूटेशन इंडक्शन का जो कह सकते हैं को म्यूटेजेनेसिस कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार के प्रेरित उत्परिवर्तनों को पादप प्रजनन या फिर फसल सुधार में उपयोग उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। तो यहाँ पर जो प्रेरित उत्परिवर्तन है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो म्यूटेजेंस होते हैं इनके उपयोग से किसी जीव में जो कह सकते हैं कि उत्परिवर्तन प्रेरण होता है उसको हम सभी लोग म्यूटेजेनेसिस कहते हैं। इस प्रकार के जो प्रेरित उत्परिवर्तन होते हैं अर्थात इंड्यूस्ड म्यूटेशंस जो होते हैं इनका पादप प्रजनन या फिर फसल सुधार में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सभी लोग उत्परिवर्तन प्रजनन कहते हैं। तो इसीलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि म्यूटेशन नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। जो म्यूटेशन शब्द है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा, या फिर मॉर्गन के द्वारा, या बीडल या वोल्फ के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दोस्तों म्यूटेशन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, और उत्परिवर्तन शब्द का हालांकि प्रयोग सर्वप्रथम ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा कब किया गया था, तो 1900 में किया गया था, करीब 1900 के आसपास किया गया था। और उत्परिवर्तन की बात की जाए, अगर उत्परिवर्तन है क्या, म्यूटेशंस क्या है, तो आनुवांशिकता में आकस्मिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं जिससे क्या होता है आपका जो दिखने वाला रूप अर्थात जो दृश्य रूप होता है वो प्रभावित होता है, जिनका विसंयोजन एवं पुनर्योजन द्वारा वर्णन न किया जा सके, इन सबको हम सभी लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं अर्थात उत्परिवर्तन कहते हैं। और जो इसका शब्द का प्रयोग ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा वर्ष 1900 के आसपास किया गया था। जो सन है दोस्तों 1900 के आसपास किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सल्फोसल्फ्यूरान किस फसल में एक प्रभावशाली तृणनाशी,
यहाँ पर दिया हुआ कि जो सल्फोसल्फ्यूरान है, सल्फोसल्फ्यूरान किस फसल में एक प्रभावशाली तृणनाशी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन हैं अरहर, धान, गेहूँ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग गेहूं में सक्रिय पत्ती के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है, अर्थात सी इसका विकल्प दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, तो गेहूं में सल्फोसल्फ्यूरान का इस्तेमाल सक्रिय पत्तियों के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो इसको समझते हैं, इसको नोट करते हैं कि इस प्रकार की पत्तियों के लिए तो सक्रिय पत्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सक्रिय पत्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया गया? तो 75 WG की करीब 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करेंगे, इसको 600 से या लेकर के 800 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करेंगे। फिर 32 से लेकर के 25 दिन पर इसका 32 से लेकर के 35 दिनों पर इसका प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका अगर बात की जाए इस्तेमाल की कितनी मात्रा लगभग की जाएगी, तो 75 WG की 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर इधर से 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर 32 से 35 दिनों पर इसका प्रयोग करेंगे। गेहूं का खरपतवार जो गेहूंसा होता है, जिसे हम सभी लोग फाइलस माइनर के नाम से भी जानते हैं, वर्तमान समय में दोस्तों आइसोप्रोटान के जो आइसोप्रोट्यूरान होते हैं उसके प्रति सहनशील हो चुका है। तो इसके स्थान पर अब क्या सल्फोसल्फ्यूरान की संतुति करी गई है। तो एक बार से कह सकते हैं किसके लिए, तो गेहूंसा के लिए भी सल्फोसल्फ्यूरान का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, गौर करने वाली बात यह है, गेहूंसा के लिए भी संतुति करी गई है। ये हो गया। तो वहाँ जो गेहूंसा का जो फाइलस माइनस जिसे हम कहते हैं आइसोप्रोटान के प्रति सहनशील हो चुका है, तो इसके स्थान पर सल्फोसल्फ्यूरान जो है इसकी इस्तेमाल की संतुति करी गई दोस्तों। मक्का प्लस अरहर सहफसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवार नाशी कौन सा है? क्या कह रहा है कि जो आपका मक्का प्लस अरहर सहफसली है दोस्तों, ये प्लस नहीं होगा, ये एक सहफसली एक तरीका है। खैर, जो मक्का प्लस अरहर सहफसली पद्धति है इसके सुरक्षित खरपतवार नाशी कौन सा हो सकता है? 2,4-D, सिमेजिन या फिर एट्राजिन या पेंडिमिथाइलिन का। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? मक्का प्लस अरहर सहफसली पद्धति के लिए पेंडिमिथाइलिन सुरक्षित खरपतवार नाशी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी सही जवाब हो जाएगा। इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा? तो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। कितना? तो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सक्रिय तत्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75 नंबर, क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया गया था। जो क्रोमोसोम शब्द है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मेंडल, वाल्डेयर, स्ट्रासबर्गर और या फिर मॉर्गन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग वर्ष 1888 में वाल्डेयर महोदय के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी सही जवाब हो जाएगा। तो क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग वाल्डेयर के द्वारा 1888 में किया गया था। जबकि कुछ अन्य बिंदुओं पर हम सभी लोग बात करते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम तो इसमें आपका दिया ही हुआ है, प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म है पुरकंजे के द्वारा प्रयोग किया गया था 1837 के आसपास। वहीं
माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ही बहुचर्चित प्रश्न है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रयोग सी बिंडा महोदय के द्वारा किया गया था। सी बिंडा कब? तो 1837 में इस्तेमाल किया गया। वहीं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो है डी डवे महोदय के द्वारा किया गया। डी डुवे कब? तो 1955 में किया गया। तो प्रोटोप्लाज्म पुरकंजे महोदय के द्वारा 1837 में, माइटोकॉन्ड्रिया सी बिंडा महोदय के द्वारा 1837 में, जबकि सेंट्रोसोम का डी डुवे महोदय के द्वारा वर्ष 1955 में किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुणसूत्र संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बदल जाती है? आपका ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? विस्थापन, न्यूनता, द्विगुणन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। जो गुणसूत्र की संरचना है, न्यूनता, द्विगुणन, व्युत्क्रमण, स्थानांतरण इन क्रियाओं के द्वारा बदलती है, जिसे हम सभी लोग क्रोमोसोमल अब्रेशंस भी कहते हैं, अर्थात गुणसूत्र विभगन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस बिंदु को नोट कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, या फिर समझ लेते हैं एक बार फिर से। गुणसूत्र की संरचना, न्यूनता, द्विगुणन, ठीक है, और देखो ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ, विस्थापन भी दिया हुआ है, और किसके द्वारा बदल सकती है? तो न्यूनता हो गया आपका, द्विगुणन हो गया, व्युत्क्रमण, स्थानांतरण, इन सबके द्वारा बदल सकती है। इन सबको क्या कहा जाता है सम्मिलित रूप से? गुणसूत्र। क्या कहेंगे इसके लिए? जो इन क्रियाओं से बदल जाती है, तो जिसे हम सभी लोग गुणसूत्र विभगन कहते हैं। क्रोमोसोमल, कभी कभी इंग्लिश टर्म दोस्तों सही रहता है, तो इसको भी देख लीजिए। क्रोमोसोमल कहा जाता है, अब्रेशंस कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आलू की पत्तियों की कटाई करी जाती है प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता युक्त बीज, अधिक उपज या फिर बड़े केंद्र। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? गुणवत्ता युक्त बीज, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बीज के उद्देश्य से उगाई गई आलू की फसल में जब पत्तियां पीली होकर के सूख जाती हैं, तो भूमि से ऊपर भाग जो होता है उसको काट देते हैं। ठीक है, हेलमस को काट देते हैं दोस्तों। 15 दिन बाद जब कंद का छिलका जो होता है मजबूत हो जाता है, तो खुदाई करते हैं, जिससे गुणवत्ता युक्त जो हमें बीज होते हैं प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संकरोज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है? संश्लिष्ट, मिश्र किस्में, संकर किस्में या फिर बहुरेखित किस्में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संकर किस्में दोस्तों। संकरोज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है? तो संकर किस्मों के द्वारा होता है। एक गौर करने वाला बिंदु यह है कि जीएच सल ने वर्ष 1914 में संकरोज के लिए हेटेरोसिस शब्द का प्रयोग किया था। इसको नोट कर लेते हैं। जीएच सल ने 1914 में संकरोज, जीएच सल ने 1914 में संकरोज के लिए हेटेरोसिस शब्द का प्रयोग किया था। जो हेटेरोसिस होता है, इसका अधिकतम दोहन विभिन्न फसलों के संकर किस्म में हाइब्रिड वैरायटी के रूप में होता है। एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज जो होता है क्या कहलाता है? एक जो उन्नत प्रजाति होती है, इसके प्रारंभिक बीज को हम सभी लोग क्या कहते हैं? प्रजनक बीज, नाभिकीय बीज, आधारी बीज या फिर प्रमाणित बीज।
तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, नाभिकीय बीज सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका सही रहेगा। जो न्यूक्लियस सीड होते हैं ऐसे बीज प्लांट ब्रीडर के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। हालांकि इसको हम सभी लोग मूल बीज भी कहते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियस सीड के रूप में भी जाना जाता है। अगर इनकी जो भौतिक एवं अनुवांशिक शुद्धता की बात की जाए करीब 100% के आसपास होती है। किसकी शुद्धता, भौतिक आनुवांशिक, अगर इनकी शुद्धता का प्रतिशत कितना है तो 100% के आसपास रहेगा। नाभिकीय बीज से प्रजनक बीज तथा प्रजनक बीज से आधारी बीज तैयार करे जाते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बीज जीविता जो परीक्षण है किसके किया जाता है, टेट्राजोलियम परीक्षण, प्रथम काउंट परीक्षण, ग्रो आउट परीक्षण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा टेट्राजोलियम परीक्षण। तो जो यह परीक्षण दोस्तों जो होता है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड आर ब्रोमाइड की जो कह सकते हैं कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ क्रिया करने पर लाल रंग का पदार्थ फार्मेजोन बनता है, ठीक, जो जीवन का परिचायक माना जाता है। यह एंजाइम श्वसन क्रिया के दौरान बीजों से उत्पन्न होते हैं। इस परीक्षण को लाकोन के द्वारा विकसित किया गया था। तो बीज जीविता जो परीक्षण है टेट्राजोलियम परीक्षण, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। किया जाएगा किसके द्वारा, तो टेट्राजोलियम परीक्षण के द्वारा किया जाएगा। तो आज का हमारा सेशन दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।